प्यारे बच्चों, जीवन क्लासेस में आपका फिर एक बार से स्वागत है। मैं आपका अपना प्रिय सर अंकित कुमार एक बार से आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, इतनी विलंब से वीडियो आने के कारण मैं आपसे माफी चाहता हूं और आपकी अध्ययन में जो रुकावट है उसके लिए मुझे खेद है। तो मैं फिर पुनः एक बार आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को देखकर ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएंगे। तो देखिए, हमारा अध्ययन चल रहा था पृष्ठ रसायन, 12th केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन, जिसमें हम 2 वीडियो पहले से ही बना चुके हैं। तो इसके अलावा हम पुनः एक बार फिर दोबारा से अपनी अध्ययन की श्रृंखला को शुरुआत करते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, जो हमारी पुरानी जो वीडियो बन गई हैं उनमें क्या है, आपकी अधिशोषण के सिद्धांत जो थे वो हमने पढ़े थे। अधिशोषण के सिद्धांत, एक तो भौतिक और एक रासायनिक, इनका अध्ययन हम कर चुके हैं। तो इसके अलावा आपकी जो अपनी जो आपकी जो बुक है, आपकी पाठ्य पुस्तक है, उसमें नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी अधिशोषण समतापी। तो हम उसका अध्ययन करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यह पाठ 3 भागों में बटा हुआ है। एक तो अधिशोषण, किसमें बटा हुआ है? अधिशोषण। आप इसको देखिए, किसी भी चीज का जो है टॉपिक वाइज और फिर टाइप वाइज, अर्थात किसी भी यदि आप सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको उस सब्जेक्ट में जो चैप्टर है, वो जो चैप्टर है उसमें सबसे पहले क्या चाहिए आपको? टॉपिक। टॉपिक के अंदर जो टाइप है, जो उस तरह के टाइप, जो हेडिंग्स टाइप हैं, फिर उनका। तो इस तरीके से यदि आप क्रम का अध्ययन करेंगे तो आप एक क्रम से पढ़ने के कारण उसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो देखिए, हम बिल्कुल एक ओर से इस चैप्टर को पढ़ रहे थे, जैसा कि ये प्रत्यक्ष कक्षा में हो भी चुका है। तो हम एक बिल्कुल हेडिंग वाइज, यानी एक 1 to 1 हेडिंग को शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारी जो न्यू हेडिंग चलेगी, वीडियो नंबर यह है, वीडियो पार्ट नंबर 3 है आपका, लेसन नंबर 5 का। तो अधिशोषण समतापी, अधिशोषण समतापी। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, अधिशोषण को आप पहले ही जान चुके हैं। तो यदि मैंने आपको बताया था कि यह पार्ट 3 भागों में बटा हुआ है, अधिशोषण, फिर उत्प्रेरण और फिर कोलाइडी। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अधिशोषण, यह अधिशोषण की लास्ट हेडिंग है हमारी। इसके बाद फिर चलेगा उत्प्रेरण। तो उधर उत्प्रेरण से संबंधित आप पूरा कुछ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर कोलाइडी पढ़ेंगे। तो इसकी एक लास्ट हेडिंग बच गई थी, जिसको हम इसमें पूरा कर लेते हैं। वैसे संक्षेप में ज्यादा आप इसमें से पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया था, कोई भी चीज छोड़ने के लिए नहीं होती, उसमें सभी चीजें आपके पढ़ने के लिए दी होती हैं। तो हम अधिशोषण समतापी को पढ़ने के बाद फिर विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे उत्प्रेरण का, फिर उसके बाद अध्ययन करेंगे कोलाइडी का। तो जरा देखेंगे आप सभी ध्यान से, क्या होता है अधिशोषण समतापी। देखिए, अधिशोषण समतापी क्या है? एक संबंध है। जैसे कि आप फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, F = m पढ़ लेते हैं भाई। 2 राशियां हैं, उनका किसी तीसरे से संबंध है। मान लीजिए हमें 2 पता है, तो तीसरे के उस एक निश्चित संबंध का पता चल जाएगा। तो अधिशोषण जो समतापी है वो भी एक संबंध है, वो भी क्या है? एक संबंध है। वो क्या है? देखिए, हम जो 2 राशियां पढ़ लेते हैं, कभी कभी उनके मध्य संबंध निकालकर हम उन जो 3 राशियां होती हैं उनमें से 2 यदि पता है तो तीसरी को ज्ञात कर लेते हैं। तो अधिशोषण समतापी एक तरीके से ऐसी ही परिभाषा या ऐसा ही एक समीकरण है। तो जरा समझते हैं ध्यान से, क्या होता है ये। देखिए, क्या होता है अधिशोषण समतापी? स्थिर ताप पर, क्या होता है? स्थिर ताप पर किसी अधिशोषक की एक निश्चित मात्रा, अधिशोषक क्या होता है? जिसका अधिशोषण हो रहा है। जैसे कोई गैस, यहाँ पे ले लीजिए CO2 ले लीजिए, और यहाँ पे जो अधिशोषक जो करता होता है, यहाँ पे लिख लीजिए चारकोल। आपको याद रहेगा क्या होता है अधिशोषण? जब कोई ठोस या द्रव क्या करता है, किसी अधिशोषक को अपनी पृष्ठ पर क्या करता है? उसको अधिशोषित करता है, उसको अधिशोषित करता है। जैसे कि चारकोल जो हमारी गैस है, N2O2 आदि को अधिशोषित करके और अपनी पृष्ठ पर धारिता को बढ़ा लेता है, दैट इज कॉल्ड अधिशोषण। वह क्या कहलाता है? हमारा अधिशोषण। तो उसी अधिशोषण में हम 2 फैक्ट आप हमेशा अपने दिमाग में लेकर चलेंगे, जिनमें कंफ्यूजन होता है, अधिशोष्य और अधिशोषक। अधिशोष्य होता है जो अधिशोषण करता, जो अधिशोषण करता है। एक बार इसको दोबारा से कंफर्म कर लेते हैं। देखिए, अधिशोष्य क्या होता है? जिसके पृष्ठ पर संचित होता है, अर्थात जो पृष्ठ पर क्या करता है? अधिशोष्य को करता है। जैसे कि चारकोल, और जिसका अधिशोष्य होता है, जिसका पृष्ठ पर अधिशोषण होता है, वो क्या कहलाता है? हमारा अधिशोषक, जिसका शोषण हो चुका है। तो देखिए, इन्हीं के बीच संबंध निकालने के लिए मैं अपनी जो न्यू हेडिंग है उसका वर्णन करते हैं, अधिशोषण समतापी। क्या होता है? स्थिर ताप पर
किसी अधिशोषक की स्थिर ताप पर किसी अधिशोषक की, तो अधिशोषक को हमने कैसे ली हुई है, मैंने आपको बताया था, अपने एग्जांपल विचार कीजिए और एग्जांपल पर विचार कीजिए, उस परिभाषा को मैच कीजिए, आप कभी भी इसको नहीं भूलेंगे। तो हमने क्या करा, अपने दिमाग में इसको जज किया कि जो हमारा अधिशोषक है किसी स्थिर ताप पर की एक निश्चित मात्रा की मतलब आपने उसे कैलकुलेटिव रूप में लिया हुआ है, जैसे कि आपने 1 किलोग्राम लिया हुआ है, 1 ग्राम लिया हुआ है, जैसे भी आप उसे एक निश्चित वैल्यू में लेकर चलेंगे। एक निश्चित मात्रा द्वारा अधिशोषित पदार्थ की मात्रा तथा साम्य दाब या साम्य सांद्रण के मध्य जो संबंध स्थापित होता है उसको एक गणितीय व्यंजक के रूप में क्या कर लेते हैं, हम प्रस्तुत करते हैं, जिसे अधिशोषण संतापी कहते हैं। जरा दोबारा से समझिए, स्थिर ताप पर, इस पर स्थिर ताप पर, यानी ताप क्या है आपका, कांस्टेंट है, स्थिर ताप पर किसी अधिशोषक की जो अधिशोषक है उसकी मात्रा, एक अधिशोषक की निश्चित मात्रा द्वारा, अधिशोषक की निश्चित मात्रा है, इसकी कैलकुलेट वैल्यू है हमारे पास, अधिशोषक की एक निश्चित मात्रा द्वारा अधिशोषित पदार्थ की मात्रा, अधिशोषित पदार्थ की जो मात्रा है, जो इस अधिशोषक ने जो अधिशोषित पदार्थ की जो मात्रा है उनके मध्य जो सामान्य दाब व सामान्य सांद्रण के मध्य, अर्थात अधिशोषित पदार्थ की मात्रा और अधिशोषक की एक निश्चित मात्रा के मध्य जो सामान्य दाब स्थापित हो जाता है, दोनों के मध्य जो सामान्य दाब या सामान्य सांद्रण स्थापित होता है, उसी को असल में हम अधिशोषण समतापी कहते हैं। अर्थात तो दोबारा से समझिए, किसी अधिशोषक की एक निश्चित मात्रा द्वारा स्थिर ताप पर जितनी अधिशोषक की पदार्थ की मात्रा उसके द्वारा जितनी अधिशोषित पदार्थ की मात्रा के मध्य निश्चित प्रकार का संबंध साम्य दाब या सामान्य सांद्रण स्थापित हो जाता है, साम्य दाब या साम्य सांद्रण स्थापित जो हो जाता है वह कहलाता है हमारा अधिशोषण समतापी। क्या कहलाता है, अधिशोषण समतापी। ये एक गणितीय व्यंजक है। गणितीय व्यंजक का मतलब क्या है, इसे हम गणितीय व्यंजक के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, अर्थात गणितीय राशि मानकर इसको एक समीकरण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है आपका, अधिशोषण की व्याख्या करने के लिए हम जो हमारा अधिशोषण समतापी है इसकी व्याख्या करने के लिए हम फ्रांडलिक अधिशोषण समतापी के द्वारा इसकी व्याख्या करते हैं। अर्थात हमारे पास एक समीकरण या एक पद होता है फ्रांडलिक अधिशोषण समतापी, हम इस अधिशोषण की व्याख्या उस व्यंजक या उस समीकरण के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए वो क्या होता है आपका फ्रांडलिक अधिशोषण समतापी क्या होता है, जरा देखिए आप लिख रहा है आपके सामने आगे, स्थिर ताप पर, जैसे कि पहले आपने पढ़ा था अधिशोषण में भी वो ये सेम, स्थिर ताप पर अधिशोषक की प्रति इकाई द्रव्यमान, यानी स्थिर ताप पर कांस्टेंट आपका टेम्परेचर है उस पर अधिशोषक की प्रति इकाई द्रव्यमान, अधिशोषक मतलब जिसका अधिशोषण हो रहा है, अधिशोषक की प्रति इकाई द्रव्यमान पर अधिशोषित गैस की मात्रा, अधिशोषक के प्रति इकाई द्रव्यमान, अधिशोषक जो उसका अधिशोषक कर रहा है उसके प्रति इकाई द्रव्यमान पर अधिशोषित गैस की मात्रा, अर्थात प्रति इकाई द्रव्यमान पर जितनी गैस को वह अधिशोषण कर लेगा उस गैस के मध्य जो एक साम्य दाब या सामान्य संबंध स्थापित होता है उसको एक आनुभाविक समीकरण या फ्रांडलिक आनुभाविक समीकरण के द्वारा व्यक्त करते हैं, या उसे फ्रांडलिक आनुभाविक समीकरण कहते हैं, जो कि क्या होता है आपका x अपॉन m इज इक्वल टू kp p की पावर 1 अपॉन n। तो ये क्या होता है आपका फ्रांडलिक अधिशोषण समतापी, जिसमें इसमें जो x होता है वह आपका अधिशोषित गैस का द्रव्यमान हो गया और जो m होता है वह क्या है यहाँ पे अधिशोषक का द्रव्यमान हो गया। क्या हो गया, अधिशोषक का द्रव्यमान। तो दोनों के मध्य एक सामान्य संबंध हमने अनुपात बना लिया और उसका संबंध हम किसके अकॉर्डिंग रखना है, सामान्य दाब का, जो यहाँ पे जो पी लेकर चल रहे हैं वो हम सामान्य अवस्था में गैस का दाब, तो यहाँ पे क्या है वो जो गैस हमने ली हुई है उसका साम्य अवस्था में जो दाब है। तो यहाँ पे जबकि K और N क्या है यहाँ पे स्थिरांक है, K और N क्या है यहाँ पे स्थिरांक है। तो इस तरीके से आपने अधिशोषण समतापी आसानी से समझ चुके होंगे, या चाहे तो अपन की बोर्ड के हिसाब से यदि पूछा जाता है तो एक दो सीमाओं को आसानी से याद कर सकते हैं। वैसे यह कभी ज्यादा पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी इस स्थिति में आपको मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है। यदि कोई भी परेशानी होती है तो फिर दोबारा से आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए आप अपनी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को क्या करें, शेयर करें और उसको ज्यादा से ज्यादा देखकर लाभ उठाएं। मैंने आपको पहले से ही बताया था, आप चाहें तो किसी भी परेशानी के लिए डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं।
तो देखिए जरा दोबारा से ध्यान से, तो अधिशोषण समतापी क्लियर हो चुका है। देखिए एक न्यू हेडिंग हमारी प्रारंभ होती है जिसको कहेंगे हम विलियनों में अधिशोषण। अब तक हमने क्या पढ़ा था, ठोस का, भाई ठोस जो थे वो जो ठोस थे वो क्या थे हमारे अधिशोषक, और अधिशोषक क्या थे यहाँ पे गैस। यदि हम विलियन में अधिशोषण की बात करें तो उसके लिए एक नई प्रकार की क्रियाविधि का अध्ययन करना होता है, विलियनों में अधिशोषण। विलियनों में अधिशोषण, तो जरा आप ध्यान से समझेंगे, एक आपकी नई हेडिंग है या उससे मिलती जुलती है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए क्या होता है, देखिए ठोस जो होते हैं, ठोस केवल गैसों का ही अधिशोषण नहीं करते, जैसे कि आपने भी ठोस चारकोल लिया था, वो गैसों का ही अधिशोषण नहीं करते, बल्कि इसके साथ साथ वो विलियनों का भी अधिशोषण करते हैं। तो विलियन किससे मिलकर बना होता है, जैसे कि आप जानते हैं किससे मिलकर बना होता है विलियन, विलेय प्लस विलायक। विलेय क्या होता है, कम वाला, और विलायक होता है ज्यादा, जैसे कि चीनी और पानी। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारा यहाँ पे जो अधिशोष्य होता है, जो मतलब जो ठोस पदार्थ होता है वो सिर्फ गैसों का ही, जो गैस हमने ली थी उनका ही अधिशोषण करता है। जो हमारा ठोस होगा वो विलियन, अर्थात तो विलियन में से भी अधिशोषण की क्रिया उसी तरीके से करता है जैसे कि वो गैस के लिए करता है। तो ठोस में क्या होता है भाई, विलियन में क्या होता है, विलेय प्लस विलायक होता है, तो दोनों में से किसी का भी अधिशोषण कर सकता है। तो देखिए इस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए हम देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे। जब किसी ठोस अधिशोषक को एक विलियन में रखा जाता है, तो यदि हम मान लो एक प्रोसेस को करना चाह रहे हैं और हमने क्या करा, कोई पात्र है उसमें हमने ठोस रख दिया उसकी, क्योंकि आप जानते हैं अधिशोषण कहाँ होता है, पृष्ठ पे होता है, तो हमने उस ठोस को रख दिया है और वो विलियन भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, विलियन। तो विलियन में रखा जाता है तो विलेय कण इस सतह पर एकत्रित हो जाते हैं, तो इस विलियन में जो विलेय के कण होंगे वो उसकी सतह पर एकत्रित होने शुरू हो जाएंगे। किस पर, सतह पर एकत्रित होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं एसिटिक अम्ल के जलीय विलियन, एसिटिक यानी CH3COOH, एसिटिक अम्ल के जलीय विलियन को चारकोल के साथ विलोडित किया जाता है। विलोडित मतलब आप उसको मिलाते हैं। जब आपने एसिटिक अम्ल भर दिया है और यहाँ पर चारकोल, आप क्या चारकोल किसके रूप में ले रहे हैं, अधिशोष्य के रूप में ले रहे हैं, तो चारकोल एसिटिक अम्ल को अधिशोषित कर लेता है। तो यहाँ क्या पता पड़ता है, एसिटिक अम्ल ने किसको, चारकोल ने किसको यहाँ पे कर लिया, चारकोल ने किसको यहाँ पे अधिशोषण कर लिया, किसका, यहाँ पे कर लिया एसिटिक अम्ल का। तो एसिटिक अम्ल क्या है यहाँ पे विलियन और चारकोल क्या है पे ठोस। तो ये इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि ठोस भी हमारे क्या करते हैं, विलियनों का अधिशोषण करते हैं, तथा परिणाम स्वरूप एसिटिक अम्ल विलियन का सांद्रण कम हो जाता है। जो एसिटिक अम्ल विलियन की जो सांद्रता है वो क्या हो जाती है, हमारी कम हो जाती है। तो अर्थात इससे क्या पता पड़ता है, जो सांद्रता में जो विलेय के कर रहे होंगे एसिटिक अम्ल के, तो उसकी सांद्रता को जो सांद्रता को करने वाले कारक हैं उनका अधिशोषण किसने कर लिया, हमारा ठोस चारकोल ने। तो यहाँ से पता चलता है कि वास्तव में जो हमारी ठोस होती है वो विलियनों के साथ भी अधिशोषण की क्रिया उसी तरीके से करती है जैसे कि वो गैसों के साथ बरकरार रूप से करती है। तो आप तो प्यारे बच्चों एक बार दोबारा से समझेंगे। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कोई परेशानी हो तो आप सीधा मेरे से कांटेक्ट कीजिए। किसी भी परेशानी के लिए मैं आपके लिए अगली वीडियो में उस परेशानी का निस्तारण कर दूंगा। तो ध्यान से दोबारा देखेंगे क्या किया था हमने। जैसे हम ठोसों के साथ हम क्या ले रहे थे, वहां पर गैस ले रहे थे, तो अधिशोषण की क्रिया हो रही थी। तो इसी प्रकार से हम ठोसों के साथ यदि विलियन को लेते हैं, तो विलियन क्या है, द्रव रूप में होते हैं, द्रव मिलाते हैं हम। तो द्रव रूप में जब उसका मतलब ठोसों के साथ अधिशोषण की क्रिया करती हैं, तो ठोस उसका भी अधिशोषण उसी प्रकार से करता है जैसे कि गैसों के साथ करता है। हमने एक एग्जांपल लेके इसको सीखा था। देखिए कुछ कारक यहाँ पे हमें उनको भी सीखना होगा, जैसे कि ध्यान दीजिए, विलियनों से अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, विलियनों से अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो विलियनों से अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं। जो विलियन में आप अधिशोषण कर रहे हैं ठोस के द्वारा, उसके लिए कुछ कारक होते हैं जिनको हम पॉइंट लिखेंगे, उसको सीधा आपको एक लेक्चर के द्वारा उसको समझा देंगे। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट आता है ताप। देखिए हमारे ज्यादातर केमिस्ट्री में जो अभिक्रियाएं होती हैं या कोई प्रोसेस होती है, उसमें सबसे बड़ा कारक निकल के आता है ताप और ताप। तो उसमें से एक हम ताप का वर्णन कर रहे हैं, अधिशोषण ताप बढ़ने पर बढ़ता है। सीधा सीधा अर्थ है, जब आप ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसकी सतह पर जो क्रिया होगी ताप सीधा उसको अट्रैक्ट करेगा, ताप उसको सीधा क्रिया करेगा, तो ताप बढ़ने से अधिशोषण एकदम क्रिया करेगा। और
जब एकदम ताप बढ़ेगा तो अधिशोषण की क्रिया में क्या होगा, पृष्ठीय संरचना एकदम क्रिया करनी शुरू कर देगी। जब पृष्ठ पर जो अधिशोषण वो तेज सक्रिय होगा तो अधिशोषण की क्रिया ऑटोमेटिकली तेज बढ़ जाएगी। तो सेकंड पॉइंट आता है बच्चों विलयन में विलेय की सांद्रता। विलयन में जैसे ही बताया था, विलयन किससे मिलकर बना होता है, विलायक प्लस विलेय से। तो विलयन में विलेय की सांद्रता, विलयन में विलेय की सांद्रता बात करें तो क्या कह रही है हेडिंग, विलयन में जब भी आप किसी भी हेडिंग को पढ़ा तो उस हेडिंग पर विचार जरूर करें। उस विचार करने से क्या होगा, आपको उस हेडिंग की आधी जो बात है वो समझ में आ जाएगी। यदि आपने हेडिंग समझी है तो आप उस हेडिंग को अच्छी तरीके से समझेंगे। तो विलयन में विलेय की सांद्रता, अर्थात विलेय की सांद्रता क्या प्रभाव डालती है हमारे अधिशोषण पे, अर्थात विलेय की सांद्रता कम है ज्यादा है तो उससे अधिशोषण पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए अधिशोषण की सीमा विलयन में विलेय की सांद्रता पर निर्भर करती है, अर्थात अधिशोषण जो होगा वो उसकी सांद्रता पर, जो विलयन है उसमें जो विलेय की सांद्रता है उसको पूर्ण रूप से निर्भर करती है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, ज्यादा होगी तो ज्यादा, कम होगी तो कम। ये आपको ऑटोमेटिकली सांद्रता जैसी होगी उसके अकॉर्डिंगली ही अधिशोषण की क्रिया प्रभावित होगी। ठीक है, इसमें जो अगला पॉइंट आता है आपका फोर्थ पॉइंट, देखिए हम यहाँ पे एक पॉइंट बोल गए थे, सेकंड पॉइंट गलती से, उसको दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पे होता है अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अधिशोषक क्या होता है, जिसकी सतह पर अधिशोषण हो रहा होता है वही अधिशोषक है, जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण होता है। तो अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा तो पृष्ठ ज्यादा हो गया, पृष्ठ ज्यादा होने से क्या होगा, अधिशोषण की प्रक्रिया ज्यादा होगी। तो इससे क्या पता पड़ता है, अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से अधिशोषण की प्रक्रिया क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जितना पृष्ठीय क्षेत्रफल करोगे उतना ही अधिशोषण की क्रिया ज्यादा बढ़ेगी। देखिए नेक्स्ट हेडिंग हमारी इसमें लास्ट पॉइंट बचता है अधिशोष्य एवं अधिशोषक की प्रकृति। अधिशोष्य व अधिशोषक की प्रकृति सॉरी अधिशोषक की प्रकृति आप जानते हैं, जैसे कि वो किस प्रकार से व्यवहार करता है, जो हमारा केमिकल जो हमने लिया हुआ अधिशोष्य अधिशोषक वो किस प्रकार से व्यवहार कर रहा होता है। अधिशोषण की सीमा अधिशोषक व अधिशोष्य की प्रकृति पर निर्भर करती है, अर्थात उनकी प्रकृति पर जैसा वो प्रभाव डालेंगे उसका सीधा प्रभाव अधिशोषण पर पड़ता है। तो इससे आप समझ चुके होंगे। देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप इनको पॉइंटों को तो आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है ही। ठीक है, क्या होता है नेक्स्ट, इसी में एक नेक्स्ट पॉइंट बनता है विलयन के अधिशोषण की पूरी क्रियाविधि पढ़ रहे हैं। पहले हमने ठोसों के साथ गैसों का पढ़ा था, अब हम ठोसों के साथ जो द्रव है उनके अधिशोषण की प्रकृति पढ़ रहे हैं। तो हमें एक यहाँ पर जो एक नई पॉइंट मिलता है, देखिए फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी को हम विलयनों पर लागू करते हैं। एक विलयन से विलेय के अधिशोषण की जो व्याख्या होती है वह भी आपने पीछे क्या किया था, जो ठोसों के साथ द्रव का भी फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी से व्याख्या करी थी। तो इसी के अकॉर्डिंगली आप जो विलयन है, विलयन का भी ठोसों के साथ जो अधिशोषण होता है वो भी हम फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी के द्वारा ही व्याख्या करते हैं। तो इसमें जो समीकरण बन के आता है, जैसे कि आप जानते हैं फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी एक गणितीय व्यंजक होता है, तो वह होता है x/m, वहां पे आपने पढ़ा था kp, लेकिन यहाँ पे पढ़ेंगे आप kc और की पावर 1/m, वो सेम रहेंगे बिल्कुल। x क्या है, अधिशोषित विलेय का द्रव्यमान, अधिशोषित विलेय का द्रव्यमान, वहां पे अधिशोषक था, और यहाँ पे m क्या होगा, ठोस अधिशोषक का द्रव्यमान, और वहां पे अधिशोष्य था। यहाँ पे k क्या है, वही आपका नियतांक, और n भी क्या है यहाँ पे नियतांक। इसके अलावा c जो है एक साम्य अवस्था में विलयन का सांद्रण, क्योंकि सीधा सीधा क्या होता है, जो द्रव होता है उसका, जो गैस होती है उसका तो दाब हमारा मुख्य कारक निकल के आता है। तो हमारी जो द्रव होता है, सॉरी जो गैस होती है उसमें दाब मुख्य कारक होता है, ऐसे ही द्रवों का जो मुख्य कारक होता है वो यहाँ पे जो विलयन होता है उसकी सांद्रण क्या प्रभावित होती है, सांद्रण। तो यहाँ पे जो फ्रेंडलिक यदि हम समीकरण की बात करें तो यहाँ पे जो P की जगह क्या आ जाती है, C, कंसंट्रेशन अर्थात सांद्रता के पदों को हम उस समीकरण में प्रस्तुत कर उसके समतापी अधिशोषण की व्याख्या आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए अधिशोषण के अनुप्रयोग हैं कुछ, उनका भी हमें अध्ययन कर लेना जरूरी है। तो देखिए उनको भी देख लेते हैं शॉर्ट रूप में। देखिए अधिशोषण के अनुप्रयोग, अधिशोषण के अनुप्रयोग मतलब उसके क्या यूज है अधिशोषण के, आपने पूरी प्रोसेस पढ़ी, उसके हम अपने दैनिक जीवन या आसपास हमारी जो केमिस्ट्री क्रियाएं हैं
जो हमारे आसपास की जितनी भी हमारे मतलब जो हम पूरा तंत्र, जो हमारे विज्ञान का पूरा प्रक्रम जो तंत्र होता है, उसमें क्या इसका यूज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है निर्वात को अक्षुण्ण बनाए रखने में, अर्थात निर्वात को ज्यों की त्यों बनाए रखने में, अर्थात निर्वात ज्यों की त्यों बना रहे, इसके लिए भी हम अधिशोषण की प्रक्रिया का प्रोसेस का यूज कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों ध्यान से, दीवार फ्लास्क होती हैं जो आपने थर्मस फ्लास्क देखी होंगी जो हमारी लैब में होती हैं, उन फ्लास्कों की दोनों दीवारों के मध्य क्या किया जाता है, सक्रिय चारकोल या सिलिका जेल भर दिया जाता है, जिससे कोई गैस क्या होती है, वलयाकार स्थान में प्रवेश करती है, तो यह पदार्थ उसको अधिशोषित कर लेते हैं। यदि मान लो जो हमारी थर्मल फ्लास्क होती हैं उनके मध्य क्या कर दिया जाता है, जो सिलिका जेल या चारकोल भर दिया जाता है। जैसे ही कोई गैस के मध्य, जैसे ही कोई गैस क्या करेगी, जैसे उनमें प्रवेश करने वाली होती है थर्मस फ्लास्कों के मध्य, जैसे ही कोई गैस प्रवेश करेगी तो वो क्या करेंगे, उसका अधिशोषण कर लेंगे। आप जानते हैं कि वो गैस का चारकोल अधिशोषण करके उसकी पृष्ठ को अपनी ओर अधिशोषित कर लेगी और अपनी धारिता बढ़ा लेगी। तो इससे क्या होती है, जो वहां पे जो गैस होती है वो निर्वात को क्या कर रही है, हमारा नुकसान पहुंचा रही है, तो वो जो कि तो निर्वात को बनाए रखती है। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट आता है इसमें कठोर जल के मृदुकरण में। कठोर जल के मृदुकरण का मतलब होता है जो कठोर जल होता है उसको मृदु करने के लिए, अर्थात उसकी कठोरता दूर करने को उसको मृदु जल कहते हैं। दो प्रकार का जल होता है, एक तो कठोर जल और एक मृदु जल। मृदु जल होता है जो आसानी से झाग दे देता है साबुन के साथ या डिटर्जेंट के साथ, और कठोर जल होता है जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता, उसके लिए हम डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, कठोर जल का मृदुकरण दूर करने के लिए हम विनिमय रेजिनों द्वारा प्रयोग करते हैं। ये रेजिन जल में कठोरता उत्पन्न करने वाले आयनों को अधिशोषित कर लेते हैं। वही अधिशोषण की प्रक्रिया आ गई। तो ऐसे रेजिनों का प्रयोग करेंगे जो उसमें कठोरता को अधिशोषित कर ले और उसकी कठोरता को दूर कर उसमें मृदुकरण की क्रिया को कर देते हैं। देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रोमैटोग्राफी। क्या होता है क्रोमैटोग्राफी? इस तकनीक का उपयोग एक मिश्रण के विभिन्न घटकों को दूसरे घटकों से पृथक करने के लिए किया जाता है। आपने कोई मिश्रण मिला दीजिए, मिश्रण क्या होता है जानते हैं आप? मिश्रण होता है जो हमारा एक निश्चित प्रकार का, एक विशेष प्रकार के किन्हीं दो या दो से अधिक विशेष प्रकार के तत्वों को एक अनिश्चित अनुपात में मिला दीजिए। मान लीजिए आपका मन करा, आपने क्या करा, पानी के साथ चीनी भी मिला दिया, नमक भी मिला दिया, तो और जो आपका मन करा एक और अवयव मिला दिया, तो ये क्या है, मिश्रण है। यदि कि निश्चित अनुपात में मिलाएंगे जैसे कि H2O, ये क्या है हमारा यौगिक, अर्थात इसमें एक निश्चित अनुपात है H2 और O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो क्या होता है, क्रोमैटोग्राफी में भी इसका उपयोग किया जाता है। जब मिश्रण के जो अवयव होते हैं उनको अलग करने के लिए इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसमें अधिशोषण लगा देते हैं जिससे एक अवयव का अधिशोषण हो जाता है और दूसरा उसके पृष्ठ पर बचा रह जाता है। अगला पॉइंट होता है अवक्षेपण अनुमापनों में। अवक्षेपण अनुमापनों में तो देखिए सुनिए क्या होता है। अनेक अवक्षेपण अनुमापनों में कुछ विशिष्ट रंजकों का जैसे कि फ्लोरोसिन, यूसिन आदि का उपयोग इसके सूचक के रूप में किया जाता है। अवक्षेपण जानते हैं, जैसे कि जो नीचे मतलब बच जाता है उसका अवयव, उसको अवक्षेपण कहते हैं। तो उनके अनुमापन में भी हम अधिशोषण की प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। ऐसे रंजन प्रक्रिया होती है, वनस्पतीय जंतु तंतुओं की रंजन प्रक्रिया रंजक तंतु पर अधिशोषित प्रक्रिया के फलस्वरूप ही होती है। आगे आप आसानी से पढ़ सकते हैं, जैसे एक नेक्स्ट हेडिंग भी एक आपकी इंपॉर्टेंट हेडिंग या इंटरेस्टिंग हेडिंग कर सकते हैं, जैसे कि रंगीन पदार्थों को अलग करने में, रंगीन पदार्थों को अलग करने में। देखिए क्या होता है इसमें, अधिशोषण का प्रक्रम का बड़ा उपयोग, मतलब बड़ा उपयोग एक बड़े पैमाने पर उपयोग एक ही बात होती है। अशुद्ध चीनी के विलयनों या फलों के रस, पेट्रोलियम आदि से अवांछित रंगकारी पदार्थों को, जो हमारे लिए उपयोगी पदार्थ चीनी का विलयन, पेट्रोलियम, उनसे जो रंगकारी पदार्थ होते हैं उनको दूर करने के लिए किया जाता है। इसके लिए प्राय जंतु चारकोल या सक्रिय चारकोल का प्रयोग अधिशोषक के रूप में किया जाता है। तो देखिए इस तरीके से आपका अधिशोषण का जो पार्ट है वो खत्म हो गया है। आप देखना चाहें तो एक दो पॉइंट और बचे हैं जिनको हम देख लेंगे। जैसे उत्प्रेरण में भी जो हमारी पृष्ठ प्रक्रिया होती है मूल रूप से, या जिसका अध्ययन आप विशेष तौर पर करेंगे, पूरा एक अध्ययन करेंगे आप इस पाठ के अंतर्गत, तो बहुत सारी और दो चार पॉइंट हैं उनको आप पढ़ सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए ये समझाने के लिए मैंने कुछ पॉइंटों को
समझा दिया है। देखिए नई इस पार्ट के अंतर्गत मैंने आपको बताया था 3 हेडिंग बनने वाली है इस पार्ट के अंतर्गत, एक तो अधिशोषण, कोलाइड विलयन और उत्प्रेरण। तो नंबर 2 पर जो इस पार्ट की जो अगली हेडिंग चलती है मुख्यतः वो चलती है आपकी उत्प्रेरण। अब इसका अध्ययन करेंगे हम। देखिए क्या होता है उत्प्रेरण। जैसे कि प्रत्यक्ष कक्षाओं में मैं ज्यादा से ज्यादा आपको जैसे कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसको आपको बता ही चुका हूं, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक पार्ट के अंतर्गत हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए जैसे कि शुरू होता है, देखिए क्या होता है, कुछ विशिष्ट पदार्थ, कुछ विशिष्ट प्रकार के रासायनिक पदार्थ, कुछ विशिष्ट प्रकार के पदार्थ रासायनिक अभिक्रियाओं में वेग को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। अर्थात यदि आप नॉर्मल भाषा में, यदि आपको कुछ पूर्व कक्षाओं की परिभाषा याद हो तो वे विशेष प्रकार के पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग न लेकर क्या करते हैं, हमारी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा और बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। और यह पूरी प्रोसेस उत्प्रेरण कहलाती है, कैटेलिस्ट कहलाते हैं, और वो पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, कैटेलाइसिस कहलाती है। तो समझ गए होंगे। या आपने बुक के हिसाब से परिभाषा को दोबारा देखना चाहें तो देख सकते हैं। कुछ विशिष्ट पदार्थ, कुछ विशेष या विशिष्ट प्रकार के पदार्थ क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटाने, प्रभावित करने, प्रभावित मतलब घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी करने की क्षमता रखते हैं। इनको क्या कहते हैं, हम उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। और ये जो पूरी प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, उत्प्रेरण। तो देखिए एक बार से एक प्रॉपर रूप से परिभाषा पढ़े तो हम दोबारा ध्यान से सुनेंगे। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात रासायनिक मात्रात्मक रूप से अपरिवर्तित रहते हुए रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को परिवर्तित करते हैं, या नॉर्मल रूप से समझें तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा बढ़ा देते हैं और उनका रासायनिक अभिक्रिया पर कोई भी प्रभाव नहीं होता, ये वे रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी तरह से भाग नहीं लेते, वो क्या कहलाते हैं, हमारे उत्प्रेरक कहलाते हैं। अर्थात दोबारा से समझिए एक बार, वे विशेष प्रकार के पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में वेग को तो प्रभावित करते हैं परंतु वे रासायनिक अभिक्रियाओं में कभी भी सीधे तौर पर भाग नहीं लेते, अर्थात उनका रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों से या मात्रात्मक रूप से उनका कोई भी संबंध नहीं होता है। उनका सीधा सीधा संबंध किससे होता है, वेग से। अर्थात वे वेग को घटाएंगे या बढ़ाएंगे, उनका काम सिर्फ और सिर्फ वेग के प्रति संवेदनशीलता करनी होती है। उनका रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक या उसके संगठन पर कोई भी विशेष प्रकार का प्रभाव करना नहीं होता। इस प्रकार के पदार्थों को उत्प्रेरक कहते हैं और यह पूरी प्रोसेस, जो पूरा प्रक्रम है, वह उत्प्रेरण कहलाता है। तो जैसे कि आपके समझ में आ चुका होगा उत्प्रेरण, तो अब इसके भागों का विस्तृत अध्ययन करना शुरू हो जाता है। देखिए सबसे पहला आता है धनात्मक, क्या आता है, धनात्मक व ऋणात्मक उत्प्रेरण। जैसे कि हेडिंग से ही पता चलता है, मैं आपको बता चुका हूं, पहले भी आपको समझाता हूं कि हेडिंग पर विचार कीजिए और विचार करने के बाद तब उस प्रोसेस को आगे पढ़िए, तो आपको ज्यादा से ज्यादा वो जो हेडिंग होगी वो लंबे समय तक याद रहेगी। तो ये क्या होता है धनात्मक, सुनिए। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ा या घटा सकते हैं। उत्प्रेरक क्या कर सकते हैं, दो ही काम करेंगे वेग को, या तो घटाएंगे या बढ़ाएंगे। तो घटाना क्या होता है ऋणात्मक और बढ़ाना क्या होता है धनात्मक। तो सुनिए दोबारा से, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की गति को घटा और बढ़ा देते हैं। वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं वो क्या कहलाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक। और यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी, धनात्मक उत्प्रेरण। यह क्या कहलाएगी, धनात्मक उत्प्रेरण। और जो बढ़ाएंगे, जो कारक होंगे, जो पदार्थ होंगे, वो क्या कहलाएंगे, धनात्मक उत्प्रेरक। उत्प्रेरक उत्परिवर्तन करने वाले, उत्पन्न, प्रेरक में प्रेरित करने वाले, उत्पन्न होकर प्रेरित करते हैं, उनको कहते हैं उत्प्रेरक। तो पूरी प्रोसेस जो है, जो बढ़ाएगी अभिक्रिया में, वो क्या लाएगी, उत्प्रेरक। पूरी प्रोसेस जो उत्प्रेरण, और जो कारक होंगे, जो पदार्थों के नाम होंगे, वो होंगे उत्प्रेरक। ऐसे ही हम इनको भी आसानी से कह सकते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में वेग को घटा देते हैं वो कहलाएंगे धनात्मक उत्प्रेरक। क्या कहलाएंगे, धनात्मक उत्प्रेरक। और ये पूरी प्रोसेस जो होगी, ये पूरी जो घटना होगी घटाने की पूरी, वो कहलाएगी धनात्मक उत्प्रेरण। तो समझ गए होंगे धनात्मक उत्प्रेरण और क्या नाम है, ऋणात्मक उत्प्रेरण। देखिए अब इनकी एग्जांपल के द्वारा हम इनको आसानी से समझेंगे, क्योंकि
क्या होता है, बिना एग्जाम्पल के आप अपनी केमिस्ट्री में अभिक्रियाओं को या जो प्रक्रम होते हैं उनको आसानी से नहीं समझ सकते। तो देखिए सबसे पहले हम लेंगे धनात्मक उत्प्रेरण की। तो क्या मैं प्लस लेके चल रहा हूँ, धनात्मक उत्प्रेरण की प्रोसेस का एक एग्जाम्पल लेंगे, उससे आसानी से समझेंगे। देखिए सबसे पहले दिया है MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड की थोड़ी सी मात्रा मिलाए जाने पर पोटेशियम क्लोराइड का विघटन कम ताप पर तीव्र गति से होता है। जबकि ताप आप कम दे रहे हैं और जब भी तीव्र गति से हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, एक उत्प्रेरक के कारण। तो देखिए वो लिखते हैं, अभिक्रिया लिखते हैं KClO3, ये होता है पोटेशियम क्लोराइड। इसमें क्या करते हैं, यदि उत्प्रेरक के तौर पर हम यहाँ पर MnO2 प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो इसका विघटन होता है वो KCl में पोटेशियम क्लोराइड व ऑक्सीजन में होता है, जो जिसके 3 अणु निकलते हैं। ऐसे ही यहाँ पे इसके 2 अणु निकलते हैं और इसके 2 अणु में लिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, कम ताप लेते हैं। क्या लेते हैं, कम ताप लेते हैं। लेकिन फिर भी MnO2 क्या करेगा, यहाँ पे एक धनात्मक उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हुए यहाँ पर जो इसके विघटन है वो तेजी से कर देगा, क्योंकि जबकि कम ताप है, कम ताप करने पे इसकी सक्रियता कम होनी चाहिए थी, इसके अणु की गतिज ऊर्जा कम होगी। लेकिन उस बचे हुए काम को MnO2 क्या करेगा, उत्प्रेरण की क्रिया पर कौन करेगा, MnO2, और वो क्या कर देगा, उस अपघटन की प्रोसेस को बहुत तेजी से कर देगा। तो यहाँ पे जो MnO2 होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा धनात्मक उत्प्रेरक। ऐसे एक और हेडिंग ले हैं, तो वनस्पति तेल का वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण जो होता है वह निकल की उपस्थिति में तीव्र गति से होता है। ये आपका सबसे आसान और सबसे समझने वाला उदाहरण है। ये क्या होता है, जो वनस्पति तेल होता है हमारा, जो वनस्पति के द्वारा हम जो तेल निकालते हैं, फैट्स निकालते हैं, उसका जब हम हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो हाइड्रोजनीकरण करने के लिए हम यहाँ पे उसको निकल की उपस्थिति लेते हैं, निकल की उपस्थिति ले लेते हैं। तो निकल क्या करता है, यहाँ पर देखिए निकल आपने ज्यादातर और भी अन्य जगह उत्प्रेरक की उपस्थिति में पढ़ा होगा, उत्प्रेरक के रूप में। तो निकल यहाँ क्या कर देगा, उसकी जो वेग होगा उसको तीव्र रूप से बढ़ा देगा और यह वनस्पति घी के रूप में आपका उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। यहाँ पर निकल किसका काम कर रहा है, धनात्मक उत्प्रेरक के रूप में, और यह पूरी प्रोसेस जो कहलाएगी वह कहलाएगी धनात्मक उत्प्रेरण। ऐसे ही ऋणात्मक उत्प्रेरण के 1-2 एग्जांपल देखकर हम समझेंगे कि ऋणात्मक उत्प्रेरण क्या होता है। देखिए एक आसानी से एग्जांपल ले लेते हैं। वायु द्वारा क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण कराने में अल्कोहल ऋणात्मक उत्प्रेरण का कार्य करता है। तो वायु के द्वारा जो यहाँ पे जब हम वायु के द्वारा क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करते हैं, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करते हैं, CH3 क्लोरोफॉर्म होता है। क्लोरोफॉर्म का जब यहाँ पे ऑक्सीकरण करते हैं तो क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण कराने में जो अल्कोहल होता है वो ऋणात्मक उत्प्रेरण का कार्य करता है। कौन करता है, अल्कोहल। अर्थात जो क्लोरोफॉर्म का जो ऑक्सीकरण जो तेजी से होता उसका जो प्रोसेस है वह अल्कोहल मंदी कर देती है। तो यहाँ पे जो अल्कोहल है वो क्या कहलाएगी, हमारी ऋणात्मक उत्प्रेरक, और यह पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, ऋणात्मक उत्प्रेरण। तो देखिए ऐसे ही एक नए प्रकार के उत्प्रेरक के नए प्रकार के हमारे सामने कुछ टाइप आते हैं जो कहलाते हैं हमारे उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। ये भी एक सेम ही, जैसे कि आपने धनात्मक ऋणात्मक पढ़े हैं, तो जैसे कि हमारे पॉइंट का नाम क्या चल रहा है, पाठ का नाम उत्प्रेरक। न्यू हेडिंग क्या शुरू हुई है हमारी, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक वर्धक व उत्प्रेरक विष। समझिए तो जरा ध्यान से, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं, जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं। यहाँ पे हम सक्रियता भी आगे वाले पॉइंट में आसानी से समझेंगे। फिलहाल आप इतना ही ध्यान रखिए, सक्रिय करने की, अर्थात उसके अणुओं को सक्रिय करने की जो कारक होता है वह कहलाती है उसका सक्रियता। जो उसके जो अभिकारक हैं उनके जो अणु होंगे जो सक्रिय करने का जो कारण होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा सक्रियता। तो ध्यान से समझिए, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं वो क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक वर्धक। जैसे कि आपने 10th में आसान बहुत ज्यादा बार, या आपने 12th में भी पढ़ा है, सॉरी 11th में पढ़ा होगा, हेवर प्रक्रम। हेवर प्रक्रम क्या होता है, 1:3 में हम नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को लेते हैं, उसमें जो मल्टीविलेरियम जो मॉलिब्डेनम लेते हैं, मॉलिब्डेनम लेते हैं, वो क्या करता है, यहाँ पे उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। अर्थात एक और देख लीजिए आप, नाइट्रोजन में हाइड्रोजन को 1:3 में लिया, क्या बनता है, 2NH3 बनता है। तो यहाँ पर एमओ लेते हैं, मल्टीविलेटिनम लेते हैं, तो यहाँ पे क्या करता है, इसकी गति को तीव्र कर देता है। तो तीव्र करने का जो कार्य है वो क्या बढ़ाना,
तो बढ़ने के कारण उसको क्या कहेंगे, उत्प्रेरक वर्धक। इसी प्रकार जो इसकी सक्रियता को घटा देते हैं, क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पर दोबारा से समझेंगे आप। मल्टीप्लेटियम क्या करता है, जो हमने उत्प्रेरक लोहा लिया हुआ है, बात समझेंगे, जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं, अर्थात जो उत्प्रेरक के सहायक हैं, अर्थात उत्प्रेरक वर्धक क्या है, जो उत्प्रेरक के सहायक हैं और सहायक के तौर पे क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो वो कहलाएंगे उत्प्रेरक वर्धक। और जो घटा रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, उत्प्रेरक विष। तो इस प्रोसेस में जो मल्टीप्लेटियम होता है वो आयरन Fe का क्या कर देता है, यहाँ पे उसकी स्पीड को बढ़ा देता है, उसकी सक्रियता को बढ़ा देता है, अर्थात उसकी हेल्प करके उसकी सक्रियता में क्या करता है, तेजी से वृद्धि करता है, तो कहलाता है हमारा उत्प्रेरक वर्धक। ऐसे ही हमारे उत्प्रेरक विष क्या होते हैं, जो उत्प्रेरक की सक्रियता में क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं, वो कहलाते हैं हमारे उत्प्रेरक विष। जैसे कि आर्सेनिक होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि अनेक रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक विष का कार्य करते हैं। ऐसे आप पढ़ेंगे न्यू हेडिंग, स्वतः उत्प्रेरण और प्रेरित उत्प्रेरण, जो आपको ध्यान से समझ रहे हैं। तो देखिए स्वतः उत्प्रेरण क्या होता है, स्वतः है, जैसे कि हेडिंग से ही स्पष्ट हो रहा है, स्वतः उत्प्रेरण व प्रेरित उत्प्रेरण, प्रेरित उत्प्रेरण। समझिए इनको प्रोसेस को। देखिए सबसे पहले बात चलेगी स्वतः उत्प्रेरण की। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई उत्पाद स्वयं ही उत्प्रेरक का कार्य करता है तो यह घटना स्वयं उत्प्रेरण कहलाती है। आप जानते हैं कोई भी रासायनिक अभिक्रिया किससे मिलती है, अभिकारक प्लस अभिकारक इक्वल टू क्या मिलती है, उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्पाद। तो क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक ही स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करना शुरू कर देता है। इस प्रकार की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्वतः उत्प्रेरण कहते हैं। अर्थात जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई अभिकारक, भाई दो या दो से अधिक अभिकारक भाग लेते हैं, आप जानते हैं, तो जब कोई अभिकारक स्वयं ही उत्प्रेरक का कार्य करना शुरू कर देता है तो यह अभिक्रिया, तो यह क्या कहलाता है, यह अभिकारक क्या कहलाता है, स्वतः उत्प्रेरक। और यह पूरी प्रोसेस कहलाती है स्वतः उत्प्रेरण। स्वतः मतलब स्वयं ही, और उत्प्रेरण मतलब उत्प्रेरण की घटना करना। तो देखिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। स्वतः उत्प्रेरण में क्या होता है, देखिए एक पॉइंट आपके लिए समझना ज्यादा जरूरी है। स्वतः उत्प्रेरण में प्रारंभिक स्थिति में अभिक्रिया का वेग कम होता है। क्या होता है, अभिक्रिया का वेग कम होता है, और जैसे जैसे उत्पाद का निर्माण करना शुरू होता है उसकी जो वेग की गति है वह स्वतः ही ज्यादा हो जाती है। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं जहां से हम समझेंगे स्वतः उत्प्रेरण होता क्या है। अम्लीकृत KMnO4 द्वारा ऑक्सैलिक अम्ल का ऑक्सीकरण। अम्लीकृत हम KMnO4 ले रहे हैं, अर्थात उसको अम्लीकृत करके हम क्या ले रहे हैं, KMnO4। ये होती है पोटेशियम परमैंगनेट होती है, लाल दवा होता है जिसका नाम। क्या करते हैं, जब हम प्रारंभ में एक रिएक्शन लेते हैं, ये होता है आपका COOH। क्या होता है COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और जब इसके दो ग्रुप मिलकर ऑक्सैलिक अम्ल का निर्माण करते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पर KMnO4 से इसकी अभिक्रिया करते हैं, और इसके साथ अम्लीय करने के लिए यहाँ पर 3 अणु किसके लेते हैं, H2SO4 के साथ। यहाँ पर निर्माण जो होता है वो होता है MnSO4 का। किसका होता है, MnSO4 का। ये होता है मैग्नीज सल्फेट। इसके साथ जो निर्माण होता है आपका वो होता है K2SO4 का। किसका होता है, K2SO4 का। इसके साथ 10 कितने बनते हैं, 10CO2 का निर्माण होता है, और साथ ही साथ जल के 8 अणु का निर्माण होता है। ये इसके अपघट्य हैं भाई, अपघटन होने के पश्चात अपघट्टों का निर्माण होता है। तो इस पूरी प्रोसेस में हम वर्णन करेंगे स्वतः उत्प्रेरण किस प्रकार होता है। तो देखो ध्यान से सुनिए। प्रारंभ में अम्लीय KMnO4 द्वारा ऑक्सैलिक अम्ल का अम्लीय मंद गति से होता है। भाई प्रारंभ में क्या होता है, जो अम्लीय KMnO4 द्वारा ऑक्सैलिक अम्ल का ऑक्सीकरण मंद गति से होता है। जो ऑक्सैलिक अम्ल है प्रारंभ में KMnO4 द्वारा क्या होता है, इसका मंद गति से ऑक्सीकरण होता है। लेकिन जैसे जैसे अभिक्रिया की गति बढ़ती है, तो जो अम्लीय KMnO4 लिया हुआ है वो शुरू में क्या करता है, इसकी गति मंद होती है बनने की। इसको हम पूरी प्रोसेस को कर रहे होते हैं तो ये धीरे धीरे मंद गति से हो रहा होता है।
लेकिन बाद में अभिक्रिया की जो गति होती है अम्लीय प्रकृति के कारण KMnO4 लेने के कारण इसकी गति बाद में स्वतः ही बहुत तीव्र हो जाती है, जिससे क्या पता पड़ता है कि यहाँ पर जो अम्लीय KMnO4 है वह स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करके इस पूरी प्रोसेस की, इस पूरी अभिक्रिया की गति को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे Mn2 पॉजिटिव आयन जो होता है, यहाँ से जो निकल कर आता है Mn2 पॉजिटिव जो होता है वह आयन जैसे ही इसमें बनना शुरू होता है, मैंने आपको बताया था धनायन ऋणायन दो भाग होते हैं यौगिक के, तो वह तेजी से स्वतः ही बनने में इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शुरू कर देता है। यह पूरी प्रोसेस स्वतः उत्प्रेरण कहलाती है। और भी एग्जांपल आप आसानी से पढ़ सकते हैं। एक न्यू हेडिंग, इसमें एक पॉइंटर बचता है हमारा प्रेरित उत्प्रेरण। क्या बचता है? प्रेरित उत्प्रेरण। जब एक रासायनिक अभिक्रिया सामान्य परिस्थितियों में संपन्न न होने वाली अन्य रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है। गौर से समझिए, जब एक रासायनिक अभिक्रिया सामान्य परिस्थितियों में संपन्न न होने वाली एक अन्य रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है तो यह घटना प्रेरित उत्प्रेरण कहलाती है। गौर से समझिए, अर्थात क्या होता है, जब कोई अभिक्रिया, मान लीजिए हमने फर्स्ट अभिक्रिया ली और यहाँ पे ले रहे हैं हम सेकेंड अभिक्रिया, क्या होता है, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया सामान्य परिस्थितियों में संपन्न न होने वाली अन्य रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है तो सामान्य अवस्था में खुद न प्रभावित होकर अन्य अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर देती है। वह क्या कहलाता है? हमारा प्रेरित उत्प्रेरण कहलाता है। अर्थात स्वयं उत्प्रेरक का कार्य ना करके या अपने ऊपर उसका उत्प्रेरण की प्रोसेस ना करवा के अन्य अभिक्रिया पर उत्प्रेरण का प्रभाव जो डालती है तो वह क्या कहलाती है? प्रेरित उत्प्रेरण। प्रेरित मतलब दूसरे को प्रेरित करना, प्रेरित मतलब दूसरे पर प्रभाव डालना। तो इस प्रकार की प्रोसेस प्रेरित उत्प्रेरण कहलाती है। जैसे कि एग्जांपल से समझें तो ध्यान देंगे आप, देखिए यहाँ पे सोडियम आर्सेनाइट विलयन का हमने यहाँ पे सोडियम आर्सेनाइट लेते हैं। ऐसे आपके लिए एग्जांपल ज्यादा जरूरी है, सिर्फ आप इसको बेसिक तौर पर समझ के इस एग्जांपल को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक नंबर में दोनों पूछे जाते हैं तो सिर्फ आप उसको एक नॉर्मल हेडिंग से भी इसको क्लियर कर सकते हैं। सोडियम आर्सेनाइट विलयन का वायु के द्वारा ऑक्सीकरण नहीं होता, लेकिन यदि वायु को सोडियम आर्सेनाइट तथा सोडियम सल्फाइड के मिश्रण में प्रवाहित किया जाए तो दोनों का ऑक्सीकरण एक साथ होता है। तो वास्तव में सोडियम सल्फाइड के ऑक्सीकरण के कारण सोडियम आर्सेनाइट का ऑक्सीकरण हो जाता है। तो यहाँ पे सोडियम जो आर्सेनाइट है, दोबारा समझिए, सोडियम आर्सेनाइट विलयन का वायु में ऑक्सीकरण नहीं होता, इसका वायु में ऑक्सीकरण नहीं होता। लेकिन यदि वायु को सोडियम आर्सेनाइट या सोडियम सल्फाइड के मिश्रण, इसमें सोडियम सल्फाइड और मिला दें, क्या मिला दें? सोडियम सल्फाइड और मिला देते हैं आर्सेनाइट में, तो क्या होता है? तेजी के साथ इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो यहाँ पे जो सल्फाइड है वो किसका कार्य करती है? यहाँ पर एक प्रेरित उत्प्रेरक का कार्य करना शुरू कर देती है। अर्थात कोई स्वयं तो वह उत्प्रेरक कार्य करे नहीं, लेकिन एक विशेष प्रकार का अभिकारक ले लें और उस अभिक्रिया में दोनों अभिक्रियाओं को सम्मिलित कर दें तो दूसरी अभिक्रिया में से एक प्रेरित उत्प्रेरक बन के उस अभिक्रिया को संपन्न करता है। इस प्रकार की अभिक्रिया प्रेरित उत्प्रेरण कहलाती है। तो बच्चों एक नए पॉइंट के साथ मैं फिर दोबारा से आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।